नमस्कार साथियों, स्वागत है कोचाराम आईएएस एकेडमी में। मेरा नाम है खेमेंद्र और आज है 22 जून और आ चुके हैं आपके सामने डेली करंट अफेयर्स का सेशन लेकर हम लोग यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम आप लोगों के लिए आज यहाँ पर लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है वर्ल्ड म्यूज़िक डे के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड म्यूज़िक डे जो कि आपका बनाया गया है 21 तारीख को, 21 जून को ये वर्ल्ड म्यूज़िक डे मनाया जाता है और इसको बोला जाता है फेटे डेला म्यूजिक। इसका मतलब होता है दोस्तों, इसको कहा जाता है फेटे डेला म्यूजी। अब इसका मतलब होता है मेक म्यूजिक। क्या होता है इसका मतलब? मेक म्यूजिक इसका मतलब होता है। आगे बात करें इसके बारे में तो वर्ल्ड म्यूजिक डे इज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। फ्रांस में इसका ओरिजिन हुआ था और 1981 में इसका ओरिजिन किया गया था। नेक्स्ट बात करें, इसको किसने प्रपोज किया था? तो मिस्टर जैक लैंग ने इसको प्रपोज किया था। फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये काम करते थे। एंड इसमें और भी एक जर्नलिस्ट भी थे जिनका नाम था मॉरिस फ्लूरेट इनका नाम था, जो कि जिन्होंने इसको प्रोपोगेट किया था, प्रपोज किया था कि इस तरीके से म्यूजिक डे आपका बनना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। द फर्स्ट फेटे डेला म्यूजी, इसका मतलब म्यूजिक डे आपका 1982 में बनाया गया था। तो देखो ओरिजिनेट कब हुआ था? 1981 में। और पहला कब बना था, फर्स्ट कब बना था? 1982 में ये बनाया गया था पेरिस में। ये पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे सेकेंड न्यूज़ की, न्यूज़ नंबर 2, उसकी बात करते हैं। कर्नाटका गवर्नर इनॉग्रेट नेशनल योगा ओलंपियाड 2024 इन मैसूरू। तो मैसूरू एक जगह है जो कि कर्नाटका में है और यहाँ पर कर्नाटका के गवर्नर ने इनॉग्रेट किया है नेशनल योगा ओलंपियाड को। कुछ कुछ बातें देख लेते हैं इसके बारे में। द गवर्नर का नाम है तवारचंद गहलोत। मिस्टर तवारचंद गहलोत जो कि कर्नाटका के गवर्नर है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशनल योगा डे 2024 को। अच्छा, इन्होंने एक नारा भी दिया है उसमें, उसका नाम है हर घर योगा। हर घर योगा इसका नारा है। तो अभी योगा डे के बारे में मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था। तो यहाँ पर ही उसका जो थीम है वो भी यहाँ पर सेम ही है, जो योगा इंटरनेशनल योगा डे की थीम है। और ये वाली थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी उसकी थीम का नाम है। अगर कर्नाटका के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी चाहे या कर्नाटका स्टेट के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हम बताना चाहे तो जो उनके चीफ मिनिस्टर है तो उनका नाम है बासवराज बोमई। बासवराज बोमई उनके चीफ मिनिस्टर का नाम है। हम उनके गवर्नर का नाम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, तवारचंद गहलोत। नेक्स्ट बात करें, यह आ चुका है। कैपिटल उसकी है बेंगलुरु। कैपिटल कौन सी है? बेंगलुरु उसकी कैपिटल है। अगर मैं डांस फॉर्म्स की बात करूँ तो ढोलू कुनीता इसकी एक डांस फॉर्म होती है, कुचिपुड़ी एक डांस फॉर्म होती है और भरतनाट्यम एक डांस फॉर्म होती है जो कि कर्नाटका से संबंधित है, जो कि कर्नाटका से संबंधित है। कुजीन की बात करें तो मैसूर पाक बहुत फेमस है, डोसा वड़ा ये तो खैर वैसे तो हर एक साउदर्न सिटी में इम्पॉर्टेंट होता ही है डोसा और वड़ा तो, लेकिन मैसूरू पाक यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट डिश इनकी हम कह सकते हैं। ठीक है, टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है? एक हम्पी करके एक जगह है कर्नाटका में जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, जो कि वन ऑफ द सबसे इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कर्नाटका स्टेट के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं आई थिंक। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ नंबर 3 हमारी है। तो सुरामा पाधे इलेक्टेड एज अ ओडिशा असेंबली स्पीकर। तो जैसा जैसा अभी आपको पता चला है, क्योंकि जो हमारे इलेक्शंस हुए थे उन इलेक्शंस के साथ आपके उड़ीसा के भी इलेक्शन हुए थे, वहाँ पर भी आपका स्टेट इलेक्शन हुए थे और नए चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बने हैं। और इन्होंने जो सुरमा पाधे ने रिप्लेस किया है किनको? प्रमीला मलिक को यहाँ पे इन्होंने रिप्लेस किया है, जो कि बीजेटी दल की थी बेसिकली। एंड एज द सेकेंड वुमेन, अब जो प्रमीला मलिक जी थे ये पहली वुमेन स्पीकर थी और जो सुरामा पाधे जी है ये दूसरी महिला स्पीकर हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम भुवनेश्वर अगर हम उड़ीसा की बात करें तो भुवनेश्वर उसकी कैपिटल है। एंड चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? मोहन चरण माझी चीफ मिनिस्टर का नाम है, जो कि नए चीफ मिनिस्टर है आपके उड़ीसा के। स्पीकर तो अभी आप मैंने बता ही दिया कौन है स्पीकर।
नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट डांस। तो उड़ीसी एक स्पेशल डांस फॉर्म है जो कि उड़ीसा स्टेट से निकल कर आता है। या अगली बात करते हैं बेटा स्टैब्लिशमेंट उड़ीसा स्टेट का कब हुआ था? ये हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। तो उड़ीसा स्टेट बना कब था? 1 अप्रैल 1936 को ये स्टेट की उपाधि इसको मिली थी। चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है उड़ीसा में? उड़िया लैंग्वेज यहाँ पर बेसिकली बोली जाती है। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी हो चुकी है इस पूरे न्यूज़ के रिगार्डिंग। अच्छा एक और चीज़ बच गई, फेस्टिवल कौन से बनाए जाते हैं? तो रथ यात्रा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा सबसे इम्पॉर्टेंट खबर मानी जाती है या सबसे इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेशन फेस्टिवल माना जाता है उड़ीसा के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूज़ नंबर 4 जो कि आ रही है क्रिकेट से। जी हाँ दोस्तों, पैट कमिंस टेक्स फर्स्ट हैट्रिक ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2024। देखो जो पैट कमिंस है ये कौन सी कंट्री से आते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री से आते हैं और ऑस्ट्रेलिया कंट्री के कैप्टन भी है ये। क्या है? कैप्टन भी है ये। तो इन्होंने फर्स्ट हैट्रिक ली है। मतलब ये जो अभी वर्ल्ड कप आपका चल रहा है T20 वर्ल्ड कप, इसकी फर्स्ट हैट्रिक किसने ली है? पैट कमिंस ने ली है। और किसके अगेंस्ट ली है? इन्होंने ली है बांग्लादेश के अगेंस्ट ली है। बांग्लादेश के अगेंस्ट इन्होंने पहली हैट्रिक ली है। 2024 की इकलौती हैट्रिक इनके नाम आ चुकी है, पैट कमिंस के नाम है। ठीक बात है। अच्छा ये वर्ल्ड कप हो कहाँ पे रहे हैं? ये हो रहे हैं यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़। तो दोनों ज्वाइंट इसको कह सकते हैं होस्ट कर रहे हैं। यूएसए और वेस्ट इंडीज़ के अंदर ये आपके वर्ल्ड कप हो रहे हैं। अभी तो खैर वर्ल्ड कप का लीग स्टेज चल रही है, तो आगे जाके हमको पता चल जाएगा किसने जीता किसको हराया। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। अभी के लिए इतना समझ लो, पहली हैट्रिक 2024 वर्ल्ड कप की किसने ली है? पैट कमिंस ने ली है। इससे पहले भी T20 वर्ल्ड कप में बहुत सारे यहाँ पे देखो खिलाड़ी आपको दिख रहे हैं जो जिन्होंने हैट्रिक ली है। जैसे कि 2007 की बात करें जो कि आई थिंक पहला वर्ल्ड कप था, उसमें ब्रेट ली ने हैट्रिक ली थी, बांग्लादेश के अगेंस्ट थी। तो यहाँ पे हसरंगा यहाँ पे दिख रहे हैं श्रीलंका के, जिन्होंने 2021 में हैट्रिक ली है। कगिसो रबाडा ने हैट्रिक ली है। तो ये सभी के नाम यहाँ पे मैं लिख के लेके आया हूँ जो ताकि आपको हल्का फुल्का पता रह जाए किस किस ने हैट्रिक ली है। हैट्रिक का मतलब तो मेरे हिसाब से काफ़ी लोग को जानते ही होंगे, अगर 3 गेंदों में 3 विकेट ले लिया तो वो हैट्रिक हो गई। ठीक है। पैट कमिंस ने ली है, ऑस्ट्रेलिया के है, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है। और अभी वर्ल्ड कप का हो रहा है यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली खबर के बारे में जो कि है स्वीडन टॉप्स इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आपका निकाला जाता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF के द्वारा ये निकाला जाता है। और इस इंडेक्स में हम क्या क्या चीज़ करते हैं और इंडिया कौन से नंबर पे है? इंडिया की जो रैंकिंग है ये इम्प्रूव हुई है। इंडिया की रैंकिंग है 63rd, इसमें रैंकिंग आई है इंडिया की 120 कंट्रीज़ में से, जो कि लास्ट टाइम कितनी थी? 67 थी। लास्ट टाइम 67 थी, इस बार 63 इंडिया की रैंकिंग आई है आउट ऑफ 120 कंट्रीज़। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये निकालता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये चीज़ इसके हमने रैंकिंग निकली है। नंबर 1 पे है स्वीडन, फिर उसके बाद है डेनमार्क, फिर उसके बाद है फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फिर है फ्रांस। तो ये रैंकिंग है स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस। ये टोटल रैंकिंग यहाँ पे निकल के आई है। ये WEF के बारे में जान लेते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में फाउंड किया गया था। मतलब 1971 में इसको बनाया गया था बाय द जर्मन इकोनॉमिस्ट मिस्टर क्लॉस स्वाब का नाम है इनका, बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट सा नाम है इनका। द WEF इज नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है बेटा। क्लियर बात है, ये भी बात क्लियर हो चुकी है। चलते हैं हमारे अगली खबर के ऊपर जो कि है इंडिया से ही चेनाब ब्रिज आपका बन रहा है, जो कि हाईएस्ट ब्रिज आपका है वर्ल्ड का। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज हम लोग बना रहे हैं जो कि चेनाब नदी में बन रहा है। तो इंडियन रेलवे सक्सेसफुली कंडक्ट्स ट्रायल रन इस ब्रिज के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, चेनाब रिवर के ऊपर ये बन रहा है। और देखिए जानते हैं इसके बारे में। तो इंडियन रेलवे टेस्टेड 8 कोच मेमू ट्रेन इन द वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज। सबसे हाईएस्ट रेल ब्रिज के ऊपर ये हमने टेस्टिंग कर ली है, जो कि चेनाब ब्रिज है। ये कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में इसको बनाया गया है। द टेस्ट टुक प्लेस ऑन 46 किलोमीटर पीस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर ट्रैक बिटवीन संगलदन एंड
रामबान डिस्ट्रिक्ट। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में इसको यूज़ किया गया, रामबान डिस्ट्रिक्ट एंड रेसी डिस्ट्रिक्ट के बीच में इसको यूज़ किया गया। तो ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेल आर्च ब्रिज है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई है, और इसकी ऊंचाई कितनी है 359 मीटर्स इसकी ऊंचाई है। तो देखो मैं ये अब यहाँ पे लेके भी आया हूँ, टोटल 359 मीटर्स इसकी ऊंचाई है। इस तरीके का ब्रिज है, और इस तरीके से नीचे जो नदी जा रही है ये चेनाब रिवर जा रही है, नीचे दिखाया भी है एफिल टावर भाई साहब इतना बड़ा है 324 मीटर का, उससे भी ऊंचा ये ब्रिज है। 359 मीटर्स का ये ब्रिज बनाया है, इंडिया में जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, ठीक है, जो कि जोड़ रहा है कौन कौन से, रामबन और रेसी डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कृषि सखी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो कि एम्पावर करता है रूरल वुमेन्स को। जी हाँ दोस्तों, रूरल वुमेन्स को ये एम्पावर करता है, और इस प्रोग्राम के तहत क्या करते हैं हम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अवॉर्डेड सर्टिफिकेट टू ओवर 30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप एज अ कृषि सखी इन वाराणसी। तो वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी ने ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए हैं 30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। अब ये लोग करते क्या है, कृषि सखी कन्वेरेंस प्रोग्राम KSCP इज पार्ट ऑफ एम्बिशियस लखपति दीदी प्रोग्राम। तो लखपति दीदी प्रोग्राम का ये पार्ट है जिसमें जिसका एम है टू क्रिएट 3 करोड़ लखपति दीदीज, मतलब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का प्रोग्राम ये लोग चला रहे हैं, और इसके तहत कृषि सखी प्रोग्राम चलाया जाता है। इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है। और नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली 30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पर प्रोवाइड कराया है, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है बेटा। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट आपका के ऊपर ये बात है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, द अपोजिशन पार्टी हैज़ डिस्क्राइब्ड अ प्रपोजल ऑफ 72,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर टू अपग्रेड एट अ ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो देखो यार, मैं बता दूं कि अंडमान निकोबार आइलैंड से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में, चाहे कोई सा भी एग्जामिनेशन हो करंट अफेयर का, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रह जाता है। तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो ग्रेट निकोबार जो आपका आइलैंड है, ये सर्दर्न मोस्ट, मतलब बिल्कुल साउथ में, अंडमान निकोबार में भी बिल्कुल साउथ वाला जो पोर्शन है, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड आपका होता है। एंड लार्जेस्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड, निकोबार में जितने भी आइलैंड्स हैं उनमें सबसे बड़ा आइलैंड आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड ही है। एज द ग्रेव थ्रेट एंड द आइलैंड इज इंडिजिनस इनहेबिटेंट एंड फ्रेजाइल इकोसिस्टम है इसका। नेक्स्ट बात करें इसी पॉइंट की में, इंदिरा पॉइंट है जो कि इंडिया का सबसे दक्षिणतम पार्ट है, मतलब सर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में ही है बेटा। अंडमान निकोबार आइलैंड में टोटल कितने आइलैंड्स है, 836 आइलैंड्स है। तो छोटे छोटे बड़े बड़े मिलाकर टोटल अगर हम बात करें तो 836 आइलैंड्स हमारे पास है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है बेटा। अंडमान आइलैंड इज लोकेटेड इन द नॉर्थ, तो अंडमान नॉर्थ की तरफ लोकेटेड है, एंड निकोबार आइलैंड इज इन द साउथ, निकोबार आइलैंड साउथ की तरफ लोकेटेड है। एंड ये दोनों को सेपरेट करता है कौन सा, 10 डिग्री चैनल। तो उसको बोलते ही है क्या, 10 डिग्री चैनल, विच इज 150 किलोमीटर वाइड, जो कि चौड़ा है, 150 किलोमीटर उसकी विड्थ है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि अंडमान निकोबार को कौन सा चैनल डिवाइड करता है, तो 10 डिग्री चैनल उसको डिवाइड करता है, ध्यान रखना। तो देखो मैं इमेज भी लेके आया हूँ, यहाँ पर ऊपर की तरफ ये अंडमान आइलैंड है, और अंडमान की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे अंडमान की कैपिटल है। और अंडमान की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में जो हवाई अड्डा है वो किसके नाम पर है, वीर सावरकर जी के नाम पे है। वीर सावरकर के नाम पे जो पोर्ट ब्लेयर है उसका हवाई अड्डा है, वो उसके नाम पे क्यों है, क्योंकि वहां पर ही एक जेल है जिसे काला पानी की सजा बोलते थे। उस जेल के अंदर वीर सावरकर जी रहते थे, और उसके अंदर उन्होंने 1-2 किताब भी लिखी है। तो वीर सावरकर वहां पे रहते थे जेल के अंदर, इसीलिए पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर है, वीर सावरकर के नाम पर है, ठीक बात है। ये जो ऊपर वाला अंडमान है इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर है नॉर्थ अंडमान, यहाँ पर है मिडिल अंडमान, और ये है लोअर अंडमान, ये है लोअर अंडमान। ये जो छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है लिटिल अंडमान, ये है लिटिल अंडमान। तो अब इस
अंडमान और निकोबार की लाइन को आपको बीच में से जाता है यहाँ पे 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल यहाँ पे जाता है। ये 11 डिग्री चैनल थोड़ा सा उससे ऊपर है, तो 10 डिग्री चैनल नीचे नीचे जाता है, अंडमान निकोबार को डिवाइड कर देता है। यहाँ पर एक आता है आइलैंड छोटा सा जिसका नाम है कार निकोबार, कार निकोबार। और इन्हीं सब निकोबार आइलैंड के द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप समूह है कौन सा? ग्रेट निकोबार। और इस ग्रेट निकोबार में भी जो सबसे नीचे वाला पॉइंट जो है ये है इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये सबसे नीचे वाला पॉइंट आपका कहलाएगा। ठीक बात है, ये बात ध्यान रहेगी पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्लियर? इसी में कुछ एक दो क्वेश्चंस है, वो मैं क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स? इनमें से कौन सी जगह कोरल लीव्स पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार या सुंदरबंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन के आएगा वो आपका बन के आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सुंदरबंस में कोरल लीव्स नहीं पाई जाती, अंडमान निकोबार में पाई जाती है, गल्फ ऑफ कच्छ में पाई जाती है और गल्फ ऑफ मन्नार में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज शोम्पेन ट्राइब आर फाउंड? तो शोम्पेन ट्राइब जो होती है ये होती है निकोबार आइलैंड में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? शोम्पेन ट्राइब आपकी कहाँ पाई जाती है? निकोबार आइलैंड में पाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट खबर हमारी आज की क्या है कि समर सोल्स्टिस आपका स्टार्ट हो चुका है। क्या बेटा? समर सोल्स्टिस आपका स्टार्ट हो चुका है। अब ये क्या होता है समर सोल्स्टिस? इसका मतलब समझते हैं। देखो यार, हम लोग जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य के चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो एक समय आता है ऑटम इक्विनॉक्स का। ऑटम इक्विनॉक्स क्या होता है कि सूर्य, आपकी पृथ्वी जो है वो इस तरीके से टिल्टेड है, थोड़ी सी आप लोग जानते हैं टिल्टेड है। अब क्या होगा कि यहाँ पर हमारी धरती है जो कि समर सोल्स्टिस के ऊपर जा चुकी है। यहाँ से हम लोग जाएंगे सितंबर की तरफ और इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका बन के आ जाएगा। ये बीच में आपका सन है। आगे की तरफ इसी तरीके से विंटर सोल्स्टिस भी स्टार्ट होगा, जो उस समय में देखो यार, अगर देखो यार ये सूर्य की किरणें हैं और ये ऐसे पड़ रही है। अब ये हल्का सा इस तरफ टिल्टेड है, ये हल्का सा इस तरफ टिल्टेड है। इसका मतलब यहाँ पे पड़ेगी ठंड, ऊपर की तरफ पड़ेगी ठंड क्योंकि दूर है, और नीचे की तरफ पड़ेगी गर्मी। इसीलिए दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है। और अगर हम बात करें अभी की, तो ये हल्का सा टिल्टेड है इस तरफ, तो ऊपर की तरफ पड़ेगी गर्मी, नीचे की तरफ पड़ेगी ठंड। तो यहाँ पे जून में ऑस्ट्रेलिया में जो कि दक्षिणतम पार्ट है वहाँ पे तो पड़ती है भैया ठंड, लेकिन ऊपर की तरफ जो कि इंडिया है वहाँ पे पड़ती है गर्मी। तो जून के आसपास में गर्मी पड़ती है और दिसंबर के आसपास में ठंड पड़ती है इंडिया में। ऑस्ट्रेलिया में उल्टा होता है क्योंकि हल्का सा टिल्टेड है ये। इसी तरीके से एक ऑटम इक्विनॉक्स होता है और मार्च में 20-21 मार्च को होता है आपका वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स आपका होता है। क्लियर बात है? तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि 21 जून से आपका ये समर सोल्स्टिस आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रहेगा। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आ गया होगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको पहुंचा दीजिएगा। तो अगर आप प्रिपरेशन अगर रिगार्डिंग के बारे में हेल्प जानना चाहते हैं या फिर किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं इसी तरीके के कुछ खास वीडियो के साथ अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।